हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो है इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम ना यहाँ पर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको बनने का चांस होता है। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अंदर। ठीक है, लेकिन हमें सबको पढ़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें कोई टीचर बनने के लिए या पीएचडी करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हमें सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है। ठीक है, और इस सीरीज में जो है आज हम 7वें लेक्चर पे हैं। इससे पहले हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें हमने इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। मिलेंगी कैसे? आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है। चैनल का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। उसमें आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एसएससी इंग्लिश कोर्स के नाम से। ठीक है, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी और उन पर ऐसे नंबर भी लिखा होगा कि कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। अब जो इससे पहले की वीडियो थी ना, उसमें हमने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। वो था टेंसेस का इंट्रोडक्शन जो है वीडियो। ठीक है, उसमें हमने टेंस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, उन सब को हमने क्लियर किया था। आज उसी का पार्ट सेकंड है टेंसेस का ही, और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के सबसे पहले टेंस के बारे में जो है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में ना आपको करना क्या है, जो भी कुछ हम पढ़ेंगे आपको उनके रूल्स याद रखने हैं। क्या रूल्स? क्योंकि रूल्स ही जो है हमारी मदद करेंगे सेंटेंस में एरर ढूंढने में। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि हम स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ में मैं हिंदी लिखता हुआ चलूंगा, भाई इसका हिंदी में मीनिंग ये है। हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी नहीं करनी है। 90% इंग्लिश टू इंग्लिश, 10% अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे यहाँ से नहीं बन रहा है, थोड़ा मैं एक बार हिंदी में करके देख लेता हूँ, तब आपको हिंदी का सहारा लेना है। वरना हिंदी अगर आप शुरू से ही लेकर चलोगे ना और शुरू से आपने इंग्लिश पर फोकस नहीं किया, इंग्लिश के सेंटेंसेस पर ही फोकस नहीं किया, हर चीज़ की इंग्लिश मतलब से हिंदी बनाने की कोशिश करोगे तो आपका जो पेपर है ना वो आपसे नहीं निकलेगा। लिख कर ले लो मुझसे। ठीक है, आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन पर नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है इंग्लिश में ही। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, 5वीं बार तो आएगा, 6वीं बार तो आएगा, आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखो, जो सिंपल होता है प्रेजेंट का सिंपल जो टेंस होता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसमें हम जो सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें आपको यदि कोई सिंपल सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो उसको बनाने का फॉर्मूला ये रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको एस लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है कि एस जो है ना, ये हर किसी के साथ नहीं लगती है। मैं बताऊंगा ये कहाँ पर लगेगी। ये होता है आपका कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल। ठीक है, उसके बाद देखो आपने एक चीज सीखी होगी, जब हमने शुरू में जो है बेसिक को क्लियर किया था कि हम जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाना पड़ता था। यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती थी कि भाई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तभी जो है आप सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं। लेकिन देखो इसका जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब है, उसके बाद एस और ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं पर है ही नहीं। तो इसके मतलब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो इंग्लिश में क्या किया गया, आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें डू डज को लाया गया कि भाई ये काम करो, आप सिर्फ और सिर्फ, ये बात नोट करना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डू डज का। और जब आपको नेगेटिव बनाने हैं तो डू डज की जगह यहां पर लिख दो। ठीक है, और यहां पर उसके बाद आप नोट लगा दो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर डू डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक बात और याद रखनी है, डू डज के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये एस वाला फंडा यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ठीक, आगे देखो, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट से पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लिख दी हमने, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। ये है आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, ये है आपके नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपके जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आते हैं, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी।
सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगा। देखो ये रूल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर ये आप याद नहीं करोगे तो सेंटेंस में जो एरर होगा वो आपको मिलेगा नहीं, ढूंढे से भी कितनी भी कोशिश कर लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बात आती है कि ये SEIS क्या सभी वर्ब के साथ लगेगा? नहीं, ये जो SEIS का फंडा है ना, ये सिर्फ आपका ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, इनके साथ लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जितनी भी आपको ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इनको हम किसके अंदर रखते हैं? थर्ड पर्सन के अंदर रखते हैं, और थर्ड पर्सन में भी किसके अंदर रखते हैं? सिंगुलर के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सब्जेक्ट हैं। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर में ना एक रूल और है, यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो आप वर्ब लिखोगे यहाँ पे, वो भी इसको सिंगुलर चाहिए। क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो इसको जो वर्ब है ना, इसको वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, ठीक है। ये रूल आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर में याद रखना है। अब देखो यहां पर ये क्या है? ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन से हैं? सिंगुलर। इनके अलावा जो बच गए वो सब प्लूरल हो गए, मतलब क्योंकि सिंगुलर तो हमने लिख दिए, ठीक है। अब इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो क्या होगा? जो भी वर्ब आपकी होगी, यदि आप उसमें SEIS लगा दोगे ना, तो वो वर्ब आपकी क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने लिखा प्ले, ठीक है, मैंने लिखा प्ले की जगह एक लिख दिया मैंने आस्क, ठीक है, एक मैंने लिख दिया कम, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक मैंने लिख दिया गो, ठीक है। ये ऐसे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अभी देखो इनमें कोई भी SEIS नहीं लगा, और जब वर्ब में SEIS नहीं लगता तो ये वर्ब कौन सी होती हैं? ये वर्ब अपने आप में प्लूरल होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं? प्लूरल होती हैं। जैसे ही मैं इन सभी वर्ब्स में क्या लगा दूंगा? SEIS लगा दूंगा। प्लेज, आस्क्स, ठीक है, कम्स, गोज। अब जब मैंने इसमें क्या पुट कर दिया? SEIS पुट कर दिया, तो अब ये कौन सी बन गई हैं? अब ये बन गई हैं सिंगुलर। क्या बन गई हैं? अब ये बन गई है सिंगुलर। किसी भी वर्ब में SEIS जब आप लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है, और वैसे अपने आप में वो प्लूरल ही होती है। अब ये देखो नॉर्मल फॉर्म से इनकी, यानी कि पहली फॉर्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? पांचवी फॉर्म। पांचवी फॉर्म जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपको समझने हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप वर्ब में SEIS लगाओगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब के पीछे SEIS लगेगा, कहाँ पर लगेगा, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेंगी? तो इसके लिए ये तीन रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? इफ द वर्ब एंड विद ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल, ठीक है। अगर आपका जो वर्ब है वो किसके द्वारा एंड होता है? कॉन्सोनेंट के द्वारा और वोवल के द्वारा। वोवल जानते हो ना, A-E-I-O-U, और इसके अलावा जो बच गया वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। वी जनरली एड जस्ट एस, तो हम क्या सिर्फ लगाते हैं? एस लगाते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब यदि हमारा जो लास्ट का वर्ड है वो वोवल या कॉन्सोनेंट है नॉर्मली, ठीक है, एक वोवल या कॉन्सोनेंट है, तो नॉर्मली हम उसके पीछे एस लगा देते हैं। बाय का बाइज हो गया, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो गया, एंजॉय का एंजॉयज हो गया, हेल्प का हेल्प्स हो गया, लुक का लुक्स हो गया, प्ले का प्लेज हो गया, प्रे का प्रेज हो गया, रीड का रीड्स हो गया, स्मेल का स्मेल्स हो गया, स्टे का स्टेज हो गया, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम लगा देते हैं। दूसरा रूल इसका क्या कह रहा है? इफ द वर्ब एंड विद, अगर आपका वर्ब के जो लास्ट के वर्ड है उनमें डबल एस है, एक्स है, XH है, CH है और O है, जब ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये बात 4-5 वर्ड है याद रख लो, इनके अलावा कुछ और है तो आपको सिर्फ S लगाना है। यदि आपको डबल एस, एक्स, SH, CH और मिलता है तो आपको ES लगाना है लास्ट में। क्या लगाना है? ES। यहाँ पर सिर्फ हमने S लगाया था, यहाँ पर आपको ES लगाना है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कहाँ पर S लगेगा, कहाँ पर ES लगेगा, तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि पास देखो, पास में लास्ट में 2 बार S है, तो हमने 2 बार S यहाँ से देख लिया, मतलब इसके पीछे ES लगा देंगे। मिस में भी पीछे 2 बार S है तो इसमें भी ES लगा देंगे। वॉच में CH है, कहाँ पे आ गया? ये रहा CH, ठीक है, तो इसमें भी ES लगा देंगे। कैच में इसमें भी ES लगा देंगे। देखो X आ गया है और मैंने अभी दिखाया था कहाँ पे ये लिखा है, X यदि आएगा तो हमें ES लगाना है। इस तरह से आप इन रूल्स को याद करोगे और जो आपको मतलब जो डिफिकल्टी आती है कहाँ पर S लगेगा, कहाँ पर ES लगेगा, ये चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है,
इफ वर्ब एंड विद एक कॉन्सोनेंट, ठीक है, अगर वर्ब जो है आपकी कॉन्सोनेंट के द्वारा एंड होती है, जैसे कि आपका है वाई, ये वाई पे अप्लाई होगा, ठीक है। वी रिमूव द वाई एंड एड आई ई एस, क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। ये सिर्फ बात जो है ये किस पे अप्लाई होगी, वाई पे। अगर वाई लास्ट में है, कई बार ऐसा होता है कि वाई आ जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाई, तो हमें जो हमारा आई है, वाई है ना, वाई को हमें किस में रिप्लेस कर देना है, आई ई एस में। तो देखो यहाँ पे हमने वाई को हटा के आई ई एस लिख दिया, फ्लाइज। क्राई में से वाई को हटा के क्राइज लिख दिया, ठीक है। ये 3 रूल्स याद कर लो बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप इतना भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे बढ़ने से पहले आने चाहिए, हमें क्लियर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, और उसमें आपको फायदा क्या होगा, ये जो पीडीएफ वगैरह है ना क्लासेस की, ये आपको हमारे ग्रुप पर ही मिलेगी, ठीक है। वहां से जाकर आप इनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। चलो, और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी सेम ही नाम से अल्फा स्पोकन इंग्लिश से फॉलो कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अब हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमारे सामने तो बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। तो देखो, इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि यदि वो हैबिचुअल कोई एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बनाना पड़ेगा। अब ये हैबिचुअल एक्शन मतलब हैबिट को बताने वाले, आदतों को बताने वाले। रिपीटेड एक्शन, ये हैबिट वाले एक्शन ही तो रिपीटेड होते हैं। अच्छा, आपकी जो आदतें हैं उनको बार बार आप दोहराते हो ना, तो इनको ही हम हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब जो काम हम रोजाना करते हैं या जो काम कोई व्यक्ति आपके घर में रोजाना करता है, उन चीजों को हम इसके अंदर रखेंगे। जैसे कि राहुल कम्स हेयर डेली, राहुल यहाँ पर रोजाना आता है, ठीक है। अभी ध्यान से समझना है, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, इसकी ट्रिक भी साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा आगे, ठीक है। सी यूजुअली ड्रिंक्स 2 लीटर वाटर, ठीक है, वो मतलब 2 लीटर पानी जो है सामान्यतः पीती है, ठीक है। दे गो टू दिल्ली एवरी संडे, मतलब वो हर संडे को कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। सी ड्रिंक्स मिल्क एट लंच, तो लंच पे वो दूध पीती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक्शंस हैं ये ऐसे हैं जो या तो रिपीट हो रहे हैं, हमें कौन से वर्ड से पता चल रहा है रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि हो गया डेली, मतलब ये काम डेली होता है ना, वो यहाँ पर डेली आता है। सी यूजुअली ड्रिंक्स 2 लीटर वाटर, यूजुअली इस वर्ड से हमें पता चला कि ये रिपीटेड एक्शन है। दे गो टू दिल्ली एवरी संडे, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है, एवरी है वर्ड, जिससे हमें पता चल रहा है रिपीटेड है। सी ड्रिंक्स मिल्क एट लंच, ठीक है, सी ड्रिंक्स मिल्क एट लंच, तो वो क्या करती है, लंच में दूध पीती है। कब पीती है, लंच में पीती है, ठीक है। एट लंच, एट नाइट, है ना, ऐसी चीजें जो है हम सेंटेंस में देखकर पहचानेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जिनसे हमें पता चला कि ये रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, ये तो हो गया रिपीटेड एक्शन। अभी इसके अलावा जो है हम कहाँ कहाँ पर इसको पहचान सकते हैं, ये हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन तो हमने देख लिया। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं उनमें हम इनको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कोई फिक्स एक्शन होता है फ्यूचर का, प्री प्लान्ड एक्शन जो होता है उनके लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी नहीं बनती हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं कि भाई हाँ ये प्रेजेंट का ही है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स थे, यूजुअली हो गया, डेली हो गया, एवरी हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पता चल रहा है कि ये रिपीटेड एक्शन है। तो इनके कुछ लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट आपको याद रखनी है। ये वाले वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, जैसे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीकेंड, एवरी मंडे, इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे। या फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है, 4 टाइम्स अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, ठीक है, और माउंटली। इसके अलावा इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो आपको दिखेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि रिपीटेड एक्शन के अंदर आ रहे हैं। या फिर इनमें से कुछ दिखेगा, ठीक है, ये एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑलमोस्ट, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, वेरी ऑफन, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आपकी सेंटेंस में दिखेंगे। अब चलो इनके द्वारा कुछ हम सेंटेंसेस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला एक सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर, द क्वीन इज प्रेइंग फॉर हर सन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एवरी डे बिकॉज ही इज इन सीरियस कंडीशन। तो यदि मैं इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करूंगा ना तो मुझे गड़बड़ हो जाएगी, हिंदी नहीं बनानी है,
हमें वर्ड से पहचानना है। क्या लिखा हुआ है, क्वीन इज प्रेइंग फॉर हर सन एवरी डे। पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी डे लिखा हुआ है, जो कि हमारी पीछे की लिस्ट में था। अब जब एवरी डे लिखा हुआ है तो सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए, सेंटेंस हमारा होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसका रूल है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी। लेकिन इसमें आगे देखो इजमार लगा हुआ है, मतलब ये इजमार यहाँ पे नहीं आएगा, ये क्या है यहाँ पे गलत है। और आईएनजी वाली वर्ब भी नहीं आएगी, क्या आएगी इसमें, एसईआईएस वाली वर्ब आएगी, क्योंकि जो क्वीन है ना, ये एक तरह से नाम आप लगा सकते हो, ठीक है, ये नाउन के अंदर आप इसको काउंट करोगे। तो इसकी सही जो है डेफिनेशन या सही सेंटेंस क्या होगा, द क्वीन प्रेज फॉर हर सन एवरी डे। तो जो क्वीन है वो अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए रोजाना प्रार्थना करती है, प्रेयर करती है, ठीक है। तो देखो क्वीन के साथ हमने क्या लिखा है, जो वर्ब है हमारी उसमें एसईआईएस हमने लगाया है, बिकॉज ही इज इन सीरियस कंडीशन, ठीक है। आगे देखो, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब यहां पर देखो इस सेंटेंस में गलती क्या है, ऑलवेज आया है, ऑलवेज आया है, और देखो इससे पहले क्या आ गया, इज आ गया, यही गलती है। क्योंकि कुछ अभी वर्ड्स हमने पीछे देखे थे, यदि इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं, देखो जैसे ऑलवेज यहाँ पे है, ठीक है, उसमें यूजुअली था, जनरली, नॉर्मली, वेरी ऑफन, समटाइम्स, इस तरह के वर्ड्स यदि हमें दिखेंगे तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो मतलब यहाँ से इज हटेगा और स्पीकिंग में से आईएनजी हटेगा। तो कैसे बनेगा, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, ये सी ऑलवेज स्पीक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है, इस तरह से आपको समझना है। आगे है, राजू इज अटेंडिंग मीटिंग ट्वाइस अ मंथ। क्या आ गया, ट्वाइस अ मंथ, वंस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ, इस तरह के यदि वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मतलब यहां पर भी इजमान नहीं आएगा और यहां पर आईएनजी नहीं आएगी। राजू अटेंड्स मीटिंग, ठीक है, ट्वाइस इन अ मंथ, ठीक है, राजू क्या करता है, मीटिंग को अटेंड करता है ट्वाइस, 2 बार एक मंथ में। इस तरह से आप इसको समझोगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आईएनजी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सर मतलब क्या करें, कैसे पता चलेगा। भैया वर्ब पहचानो, यहाँ पर ये है आपकी वर्ब, मेन वर्ब, और वर्ब को पहचाना मैंने आपको वीडियोज में सिखा रखा है। जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कि एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक है, यदि आप उनको नहीं देखोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगी, उनको देख लोगे तो ये तो आपके लिए चुटकियों का काम है, आपको पहचान में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आई जर्नली मीट हिम ऑन संडे। तो यहाँ पर जर्नली आया है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और आई के बाद जो वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आई है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है डायरेक्ट। तो आपका सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। रवि इज ऑफन कमिंग हेयर एट नाइट। अब यहाँ पर गलती क्या है, ऑफन आ गया, फिर भी इसने इजम्मार यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आईएनजी लगी हुई है, जबकि होना चाहिए रवि ऑफन कम्स हेयर एट नाइट। ये आपका जो सेंटेंस है, इस तरह से आप इसको सही समझोगे, ठीक है। तो मतलब सेंटेंस में यदि आपको कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं वो याद करने, उनमें से कुछ भी है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल में आपको सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, यहां पर आपको एक रूल और याद रखना है, जो कि यहां पर ये ऑलवेज आया है ना, इस ऑलवेज से कई बार मतलब एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें अगर हम ऑलवेज के साथ सिंपल जो सेंटेंस है उसको लगाएंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो भी वो गलत होगा। वो किस सिचुएशन में गलत होगा, देखो ये जो ऑलवेज है ना, इसको हम 2 तरह से देखते हैं, ठीक है। यदि ये किसी की आदत बता रहा है, ऑलवेज किसी काम को करता है, मतलब हैबिट तो है, अगर ये किसी की आदत बता रहा है तो ये आप इसमें बना सकते हैं। अगर ये उसकी आदत नहीं बता रहा है बल्कि उसकी, मतलब आप ये लगा लो उसके जवाब से या उसकी इस आदत से कोई इरिटेट हो रहा है, किसी को जलन हो रही है, किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा, यदि ये इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन पैदा कर रहा है ऑलवेज वहां पे, तो आपको सेंटेंस को फिर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इसको यूज करना है, इजम्मार और वर्ब में आईएनजी को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने बोला सी इज ऑलवेज प्लेइंग फुटबॉल, तो देखो ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि वो हमेशा फुटबॉल खेलता है, मतलब आदत बता रहा है। यहाँ इस से किसी को कोई जलन नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी को कोई इरिटेशन है, सिर्फ उसकी हैबिट बता रहा है। तो हैबिट बता रहा है तो फिर तो हमें इजम्मार का इस्तेमाल नहीं करना, फिर तो हमें ये सेंटेंस लगाना है, सी ऑलवेज प्लेज फुटबॉल, ठीक है, वो हमेशा क्या करती है, फुटबॉल खेलती है। लेकिन आगे देखो, साहिल इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या इसमें भी ये वाली फीलिंग है, इरिटेशन वाली, या फिर ये वाली हैबिट वाली फीलिंग है? इसमें भी मेरे हिसाब से हैबिट वाली फीलिंग ही है, क्योंकि ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि भाई ये हमेशा क्या बोलता है, सच ही बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है, मतलब उसकी आदत है, एक अच्छी आदत है उसकी, ठीक है। तो अच्छी आदत से किसी को क्या इरिटेशन होगी। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, साहिल ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनेगा।
दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हर डॉटर। ठीक है, अब इसको मैंने बना दिया भैया प्रेजेंट के सिंपल में डायरेक्ट लिख दिया, जबकि यहां पर इसका मीनिंग क्या है, ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि वो हमेशा अपने जो उसकी डॉटर है उसकी कंप्लेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये इरिटेशन वाला फीलिंग दे रहा है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें हमें इजमार के साथ बनाना है, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर डॉटर। अब ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, आगे देखो, ही ऑलवेज फाइट लाइक दिस। ये सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है कि वो हमेशा इसी तरह लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तो ये सेंटेंस इरिटेट करने वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें यदि किसी सेंटेंस में आपको कोई बैर भाव दिखे या फिर इस तरह की फीलिंग दिखे, मतलब लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग दिखे, या किसी को किसी से कुछ नुकसान हो रहा है और उसको आपने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना रखा है ऑलवेज के साथ, तो आपको उसको आईएनजी के साथ ट्रांसफर कर देना है, सी इज ऑलवेज फाइटिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को समझोगे। चलो, इसके बाद इसमें कुछ सेंटेंसेस और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि राहुल इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स इवन इन इनएप्रोप्रिएट सिचुएशंस। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि ये जो राहुल है ना, चाहे कैसी भी मतलब सिचुएशन हो, सब में भैया ये जोकिंग की इसको आदत है, मतलब हर जगह जोक चलते नहीं है, तो ये इरिटेट करने वाली कहीं कहीं पर फीलिंग हो जाती है। तो इसको किसके द्वारा बनाना है, आईएनजी के द्वारा बनाना है। ठीक है, तो आपको किसके द्वारा बनाओगे इसको, आईएनजी के। तो देखो ये लिखा आईएनजी और उसके बाद ऑलवेज और मेकिंग में हमने लगा दिया आईएनजी। ठीक है, आगे देखो, ही इज ऑलवेज टेकिंग द सेम बस टू रीच द स्कूल। मतलब वो क्या करता है, हमेशा सेम बस को पकड़ता है स्कूल जाने के लिए। इसका हिंदी में सेंस ये होगा। अब भैया ये तो उसकी आदत है, यहाँ पर तो कोई इरिटेट होना नहीं चाहिए, तो इसको हमें ये जो इज़म आ रहा है ना इसमें नहीं बनाना है, आईएनजी के साथ नहीं बनाना है। इसको सिंपल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर एसईआईएस आता है तो एसईआईएस लगाओ और उसके बाद डायरेक्ट आपको अपना जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। ही ऑलवेज टेक्स, ऐसे बनेगा, इजमार हट जाएगा और टेकिंग में से आईएनजी हट जाएगा, टेक्स बन जाएगा, क्योंकि ही सीट के साथ हम एसईआईएस लगाते हैं। माई ब्रदर ऑलवेज बीट मी एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन ऑफ इट। ठीक है, तो मेरा जो भाई है वो हमेशा मुझे क्या करता है, पीट देता है, भैया मैं इसकी कंप्लेन करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ सेंस है। तो देखो ये इरिटेशन वाली जो फीलिंग है कुछ ऐसी है, तो यहाँ पर हमें इसको इजमार के द्वारा इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा और वर्ब में हमें क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को समझोगे। ठीक है, इस तरह के जो रूल्स हैं उनको समझोगे। एक तो हो गया हैबिट वाला, एक हमने ऑलवेज वाला देख लिया है। इसके बाद दूसरा आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर जो फैक्ट को बताते हैं सेंटेंसेस। अब ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में कोई ऐसा काम होता है जो कि नेचुरली है। ठीक है, अपने आप ही होता है, जब से धरती है तब से वो काम है, उनको कोई ना तो रोक सकता है ना बंद कर सकता है, ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं वो। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये सबको पता है। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, क्या ये सही है? ठीक है, आगे देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉइल हो जाता है, उबल जाता है, खदक जाता है। ठीक है, आवर प्लानेट अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, मंडे कम्स आफ्टर संडे, या प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। ठीक है, 2 and 2 makes 4, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि भैया होंगे ही होंगे, अगर ये चीज़ है तो ये होगी होगी दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर रखोगे। अब जैसे कि एक सेंटेंस है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप समझ जाओगे, अगर आप बारिश में जाओगे बिना किसी छाते को लिए, बिना कोई एक्सटर्नल चीज़ अपने शरीर पर लगाए हुए, तो आप भीग जाओगे। इसको कोई रोक नहीं सकता कि आप भीजे ना, 100% भीग जाओगे। पानी को गैस पे रख दो उबालने के लिए, नीचे से गैस को चला दो, थोड़े टाइम बाद वो उबलना स्टार्ट कर देगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आती हैं, फैक्ट भी है। ठीक है, ये होगा तो ये होगा ही होगा, तो ऐसी चीज़ों को हम किसके अंदर रखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर रखते हैं। अब जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट आपके सेंटेंस में आएगा तो आपको सेंटेंस को प्रेजेंट के सिंपल में बनाना पड़ेगा। किसमें? प्रेजेंट के सिंपल में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सेंटेंस, जो साइंटिस्ट है वो बिलीव्ड करते हैं कि जो ग्रेविटी है वो हर चीज को नीचे खींचती है। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर साइंटिस्ट के बाद ये जो वर्ब है इसमें क्या लिखा हुआ है, ईडी लगा के लगाया हुआ है, मतलब पास्ट के सिंपल में पहुंचाया हुआ है।
और जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भी जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का वो हर चीज को नीचे की तरफ ही खींचता है, ठीक है। तो ये पास्ट का थोड़ी बनेगा, ये तो प्रेजेंट के सिंपल में बनेगा, SEIS के द्वारा बनेगा। तो मतलब क्या है, यहां से हमें ये जो हमने बिलीव्ड लिखा हुआ है, एक तो ये हटना चाहिए, है ना, तभी तो ये सेंटेंस सही बनेगा, ठीक है। और आगे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग, ठीक है। अब यहां पर ये जो सेंटेंस हमने दूसरा बनाया है, इसमें से इस ईडी को हटा के इसको हमें क्या करना है, बिलीव्स में कन्वर्ट कर देना है। साइंटिस्ट बिलीव्स दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग, ठीक है। जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, नीचे खींचती है चीजों को, तब ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो, मैनी एंशियंट कल्चर्स बिलीव्ड दैट द अर्थ रिजेंबल्स ए फ्लैट डिस्क, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि जैसे पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी तो लोगों को लगता था कि हमारी जो अर्थ है वो एक डिस्क की तरह दिखाई देती है, ठीक है। उस टाइम पे लगता था, लेकिन डिस्क की तरह थोड़ी दिखाई देती है भैया, ये तो एक तरह से मतलब एक बॉल के आकार की है, सर्कुलर शेप में है थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी चपटी है लेकिन सर्कुलर शेप में थोड़ी सी है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, इसमें क्या गलती है बताओ, इसमें देखो मैनी एशियंट कल्चर बिलीव्ड दैट द अर्थ रिजेंबल्ड ए फ्लैट डिस्क, तो यहाँ पर ये जो रिजेंबल्स है ना ये नहीं आएगा, रिजेंबल्ड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज ना ट्रुथ के अंदर नहीं आएगी, ट्रुथ के अंदर वो चीज आएगी जो पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन इसमें जो है हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ना पुराने लोगों की मान्यता थी कि भाई एक चपटी या फिर एक डिस्क की तरह हमारी जो अर्थ है वो दिखती है, लेकिन असलियत में अर्थ जो है हमारी वो गोल दिखती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये पास्ट का है तो पास्ट में हमें रिजेंबल्ड लगाना पड़ेगा, पास्ट की बात है, पास्ट में गई, इसमें हम SEIS नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीज मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर नहीं आती है, ठीक है। पुराने लोगों की मान्यता थी जो कि रद्द हो गई है। द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, पुराने लोग क्या सोचते थे कि जो हमारा सन है वो किसके अराउंड चक्कर लगाता है, पृथ्वी के, जबकि ये बात गलत है ना। तो यहाँ पर देखो हमने इसमें SEIS लगा रखा है, मतलब ये भी इसी की तरह की गलती है जैसे यहाँ पे SEIS था, जबकि उल्टा है इसका, पृथ्वी उल्टी सूर्य के चक्कर लगाती है ना। तो मतलब यहाँ पर हमें पुराने लोगों की तरह इस बात को ले जाने के लिए मूव्ड ही लिखना पड़ेगा। और ये जो मूव्ड है आपको लिखना किसकी वजह से है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें मूव्ड ही लिखना है सर, या फिर हम इसमें कोई और टेंस लगाकर भी इसको बना सकते हैं। तो देखो जैसा इसका पीछे का भाग है, पीछे का सेंटेंस है, उसके हिसाब से ये ईडी वाला है तो इसको भी आपको ईडी वाला बनाकर ही लिखना है। ऐसा कि इसमें है, इसमें ईडी वाला था इसलिए हमने इसको ईडी बनाकर लिखा है, ईडी वाली जो वर्ब है वो बनाकर हमने इसको लिखा है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो चलें आगे। आगे देखो, इसके बाद इसमें एक काम और होता है, फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन। अच्छा, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में मतलब बोल तो दिए हैं या फिर कह तो दिया है, लेकिन वो चांस नहीं है कि वो हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने बोला ही विल कम, ठीक है। इसका मतलब है हिंदी में कि वो आएगा। कब आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टुमारो, ठीक है। तो वो कब आएगा भैया, कल आएगा। एक तो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। एक मैं लिख रहा हूं ही कम्स टुमारो, ठीक है। इसमें भी मैंने टुमारो लिख दिया, लेकिन इसमें मैंने SEIS लगा के लिखा है। इन दोनों सेंटेंसेस को देख के हमें क्या पता चलता है, इन दोनों सेंटेंसेस को देख के पता चलता है, जब मैं इस सेंटेंस को देखूंगा और इसमें ये फ्यूचर के कुछ वर्ड्स को देखूंगा, जैसे टुमारो हो गया, ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये फिक्स टाइम है भैया, ये फिक्स एक्शन है। मतलब ये जो व्यक्ति है ना ही, ये कल आएगा ही आएगा 99%, इससे मुझे ये पता चलता है, ठीक है। इसको देखकर मुझे क्या पता चलेगा, इसमें भी सेम टू सेम लिखा हुआ है लेकिन ये फ्यूचर में ही विल लगा के बनाया हुआ है, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि इसकी जो आने की पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी जो इसकी लेवल है वो मुझे कम लग रहा है इसके मुकाबले, यानी कि वो इतना नहीं है जितना ये है। सेंटेंस वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यदि मैं इसको देखूंगा तो इसमें मुझे एक शॉर्टी सी मिल जाएगी। तो ये होता है फिक्स एक्शन, इसको हम फिक्स के अंदर जो है काउंट करेंगे। तो इसको समझने के लिए ही इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं। अच्छा देखो, फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे तो सब्जेक्ट लिखोगे, विल शेल लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह हैं आप उनको लिख दोगे, ये बात तो ठीक है। इसके बाद अब देखो कुछ सेंटेंसेस भी मैंने लिखे हुए हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि भाई ये किसके हैं, फ्यूचर के हैं। जैसे कि ही विल कम हेयर टुमारो, ठीक है, वो यहाँ कल आएगा। ऐसे ही विल बाय ए फ्लैट सून, मतलब वो एक जल्दी ही एक क्या खरीदने वाले हैं, फ्लैट खरीदने वाले हैं।
माई कॉलेज विल रीओपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। द PM विल गिव ए स्पीच टुमारो, और इसके अलावा आई विल गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, तो मैं अगले महीने चेन्नई जाऊंगा और जो PM है वो कल एक स्पीच देने वाले हैं, मेरा कॉलेज जो है वो दिसंबर के महीने में खुलेगा। ये जितने भी सेंटेंसेज हैं ये बिल्कुल राइट लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर के एक्शंस है, फ्यूचर की एक्टिविटी हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप प्रेजेंट के सिंपल टेंस में बना सकते हैं। अब वो कौन से हैं? जो फिक्स चीजें होती हैं, फिक्स एक्शन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पहचानो कौन कौन से हो सकते हैं। भाई ही विल कम हियर टुमारो, इसमें तो 1% ऐसा भी हो सकता है कि ये ना आए, ठीक है, इसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ही विल बाय ए फ्लैट सून, अच्छा जल्दी खरीदने वाला है, अभी कोई पक्का नहीं है इसका, तो इसको भी हम फिक्स एक्शन नहीं कह सकते। माई कॉलेज विल रीओपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, अच्छा इसको हम फिक्स एक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, ये क्या है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज में भैया मैं अकेला जाऊंगा और मैं अकेला सारी चीज़ें, कभी मैंने बोल दिया खुलेगा, कभी बोल दिया नहीं खुलेगा, नहीं। इनका एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स शेड्यूल होता है कि भाई दिसंबर में खुलेंगे, अगस्त में खुलेंगे, है ना, मई जून में कर एग्जाम होंगे, इस टाइम पे आपके एडमिशन होंगे, फिक्स चीज़ होती है, फिक्स शेड्यूल होता है इनका। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ कभी जोक नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एक बार बोल दिया, सारी अथॉरिटी सिग्नेचर करके देती हैं, प्रिंसिपल, HOD, CEO, उसके बाद ये सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे लगती हैं, फिर आपका काम होता है आगे, भाई इतने तारीख को एग्जाम है, इतने तारीख को सेशनल है, मतलब ये फिक्स चीज़ें हैं। इसने बोल दिया दिसंबर में खुलेगा तो खुलेगा, बस इसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ 1-8% तो देखो सब में गड़बड़ होती है, ठीक है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता अपना भी कब कहाँ पे चले जाएं, ठीक, कब कोई निकल ले धरती को छोड़ के, तो 1% तो ये मतलब एक्सेप्शनल केस होते हैं। बाकी 99% अगर नोटिस लग गया है तो ऐसा होगा ही होगा, इसको हम फिक्स एक्शन के अंदर काउंट कर सकते हैं। आगे है द PM विल गिव ए स्पीच टुमारो, अच्छा PM का ऐसे थोड़ी है कि आज रात को 8 बजे राष्ट्रपति का फोन जाएगा कि भाई कल आपको वहाँ पे स्पीच देनी है, ऐसा नहीं होता है। अगर स्पीच देनी है आज, तो ये जो टाइम है ना, ये कोई ये लगा लो आप कोई 1-1.5 महीने पहले, कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले डिसाइड हो जाता है कि PM को वहाँ पे स्पीच देनी है। और देखो वहाँ उसके पहुँचने से पहले ही आप जानते हैं कि बहुत सारी फोर्स वहाँ पे पहुँच जाती है। फोर्स के अलावा वहाँ पे मतलब जो भी उनका सिटीज़ वगैरह, जो भी टेंट वगैरह जो भी लगता है, चेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हो जाते हैं पूरे, है ना। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं, फिक्स एक्शन है, फ्यूचर में होने वाले फिक्स एक्शन कि भैया इसको चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो स्पीच देने वाला PM है या CM है, कोई भी है, अगर भाई उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो कह नहीं सकते, वरना ये फिक्स एक्शन है, होगा ही होगा। तो इसको भी हम किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई विल गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने कहाँ जाऊँगा? चेन्नई जाऊँगा। तो जरूरी नहीं है भैया तुम जाओ, हो सकता है आपका बजट डगमगा जाए और ना जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल चीज़ें होती है ना, आपको ये एक वर्ड याद रखना है, ऑफिशियल। कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है, CM के द्वारा, PM के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी ऐसी संस्था के द्वारा जहां पर पहले ही नोटिस दे दिए जाते हैं, पहले ही जहां पर शेड्यूल बना दिया जाता है पूरी साल का, ठीक है। अब जैसे SSC है, SSC आपके एग्जाम का शेड्यूल बना देती है कि भाई पूरी साल के एग्जाम इतने तारीख को होंगे, इस मंथ में फॉर्म लिख देंगे, इस मंथ में एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा, ये होगा वो होगा। तो मतलब ये फिक्स चीज़ें हैं, है ना, पहले से ही सारी चीज़ें प्लान होती हैं। तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट के सिंपल में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि फ्यूचर में यदि आप फिक्स एक्शन के बारे में बात करोगे तो आप उसको SEIS के द्वारा भी बना सकते हैं। देखो इसके द्वारा तो आप बनाओगे नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात होती है ना, जब आप पेपर देते हो, तो उसमें अगर आपको इंप्रूवमेंट करना पड़े तो आप उस सेंटेंस को इसमें ट्रांसलेट करके आ जाओ, इसमें बना के आ जाओ, सेंटेंस सही बन जाएगा, क्योंकि वो खुद ही आपको इसमें दिए रखेगा, आपको इसमें उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि वो एक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो आप उसमें SEIS मत लगाओ, आप उसमें फिर यही विल शैल के द्वारा उस सेंटेंस को बनाओ। मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है मतलब जिसका ना तो कोई शेड्यूल होता है, ना जिसकी कोई अथॉरिटी है, ना कोई ऑफिशियल वर्क है, आपने खुद ही अपने मन में विचार करके बोल दिया, या किसी ने अपने मन में विचार करके कोई चीज़ प्लान कर दी, तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम नॉन फिक्स्ड के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ ऑफिशियल अथॉरिटी करती है उनको आप फिक्स्ड एक्शन के अंदर रखेंगे। अब देखो
यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे कि द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, ठीक है। तो ये भैया आप यदि इस तरह से बोलोगे तो भी ठीक है, और पीएम गिव्स ए स्पीच टुमारो तो देखो हमने यहाँ पर सिंपल में बना दिया है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में बना दिया और ये फ्यूचर के सिंपल में है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस सही है अपनी जगह पे। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आएगी तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये विल के द्वारा भी ठीक है और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी ठीक है। द मैच विल स्टार्ट 7 इन इवनिंग, या फिर द मैच स्टार्ट्स एट 7 इन इवनिंग, ये दोनों सेंटेंसेस भी ठीक हैं, क्योंकि जो देखो मैच होता है, बड़े बड़े लेवल पे मैच होते हैं, उनकी पहले से ही सब चीज डिसाइड होता है, भाई इस स्टेडियम में होगा, इतने बजे स्टार्ट होगा, है ना। अगर कोई भाई मतलब कोई प्राकृतिक घटना वहाँ पर ना घटे, नेचुरल डिजास्टर ना आए, ठीक है, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम किसी खिलाड़ी को ना हो, यहाँ पर उस स्टेडियम में किसी को ना हो, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये जो टाइम फिक्स दे दिया उसी पे होंगी, ठीक है। अब ये अलग बात है कि भाई धरती ही फट जाए वहाँ से स्टेडियम में से, तो फिर अलग बात है, फिर तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है। तो मतलब इसको चाहे आप विल के द्वारा बनाओ या प्रेजेंट के सिंपल में बनाओ, दोनों में सेंटेंस ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अब जो फिक्स्ड एक्शन है वो किस तरह के आपको दिखेंगे। अवर पीएम लीव्स इंडिया फॉर यूएसए ऑन नेक्स्ट मंथ, तो हमारा जो पीएम है वो यूएसए को अगला हमारा मंडे है उसको चला जाएगा, इंडिया को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 8:30 PM, तो मतलब पीएम से रिलेटेड कोई भी काम हो, ये भी चीज आपको याद रखनी है, कोई भी ट्रेन से रिलेटेड कोई काम हो, ट्रेन से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो, बस से रिलेटेड, हवाई जहाज से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए आपके एग्जाम में, तो ये ऐसी चीजें हैं जो फिक्स होती हैं। फ्लाइट का टाइम पहले से ही निर्धारित होता है, अब हो सकता है 5 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है वो कैंसिल ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अकेले हैं, आपकी टिकट कैंसिल हो सकती है, पूरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल नहीं होगी। बहुत ही रेयर केस होता है, कोई भाई जहाज ही खराब हो गया है वो अलग बात है, दूसरा जहाज में भेज देते हैं, लेकिन भेजेंगे जरूर, ठीक है। तो मतलब ट्रेन से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड, पीएम से रिलेटेड ऐसी कोई चीज है, कॉलेज से यानी कि ऑफिशियल अथॉरिटी से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है। तो जैसे रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज, जैसे आपके अंकल हो गए, आपके पापा हो गए, आपकी रिश्तेदारी में से कोई होगा, तो रिटायरमेंट की डेट भैया जिस दिन लगते हैं ना, आज अगर लोगोगे ना तो अगले 1 हफ्ते के अंदर रिटायरमेंट की डेट फिक्स है कि आपको इतने साल का होते रिटायरमेंट ही मिल जाएगी, ये चीज भी फिक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल वगैरह के बारे में जो है ये चीजें भी फिक्स ही होती है, भाई स्कूल में पेपर मार्च अप्रैल में होंगे, उसके बाद 1 महीने की जून की छुट्टी पड़ेगी, जुलाई में फिर से जो है बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, ये चीजें फिक्स एक्शन में आती है। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इन अथॉरिटी के नाम आप याद रख लो, सेंटेंस में देखे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना के आ जाने हैं। नॉन फिक्स्ड एक्शंस, जो आपके खुद इंडिविजुअली आप खुद प्लान कर रहे हैं, आपके घर वाले प्लान कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है भैया सक्सेसफुल हो, इनको आप अच्छा रहेगा कि आप इनको फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही बनाएं, फ्यूचर में ही बनाएं। अब ये फ्यूचर टेंस को मैंने समझाया नहीं है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा इसका बेसिक यहाँ पर आपको बताया, बाकी जब फ्यूचर को समझेंगे ना तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि ही विल कम हेयर टुमारो, ठीक है, दे विल गो फॉर पिकनिक, और यू विल वॉचिंग टीवी इन क्लास, तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब फिक्स नहीं है, अनफिक्स है या नॉन फिक्स्ड है, इनके अंदर आप इनको रखोगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल सरल से ये सेंटेंसेज हैं। अब देखो जितने भी सिंपल सेंटेंस है ना उनकी बात तो हो गई, ठीक है। अब वो जो सिंपल सेंटेंस है ना उनको ही आपको नेगेटिव में भी दिया जा सकता है, इंटरोगेटिव में भी दिया जा सकता है। तो सिंपल तो हमने देख लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये फॉर्मूला है। नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज को लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव जब सेंटेंसेस बनेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने यहाँ पर किसको लिया है, डू डज को लिया है। उसके बाद हमें नोट लगाना है, और इनके बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड्स है वो आएंगे, ठीक है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, चलो डू डज लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, पहली, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा। इससे रिलेटेड ही अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ, उनको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो पहले एग्जांपल देखो, जैसे कि आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डू के साथ नॉट है, उसके बाद जो है आपकी वर्ब की फॉर्म लाइक का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसी से मैच कर रहा है, किससे, सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, उसके बाद डू डज आया है, ठीक आ गया है, उसके बाद इसी में आपको नोट लगा के दे दिया है, डू डज में नोट, यदि इसको कंप्रेस करोगे तो डोंट और डजंट आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाइक, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैच कर गया। सी डजंट लाइक
ठीक है, सॉरी शी डजंट लिसन टू द रेडियो वेरी मच, ये भी ठीक है। ठीक है, इसमें भी डू डज के साथ नोट लगा दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। ठीक है, डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली ऑन संडे, तो देखो यहां पर क्या है, अब ये इंटरोगेटिव वाले हो गए, सबसे पहले डू डज आया है और इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है सबसे पहले डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आपकी आएगी, ये होता है इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी डू सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और लाइक आपकी वर्ब की तरह यहाँ पर आ गया है। तो ये जो सेंटेंसेज हैं ये बिल्कुल राइट लिखे हुए हैं सभी के सब। अब इनमें से चेक करो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई डोंट ईट्स बर्गर, क्या ये सेंटेंस सही है? सबसे पहले सब्जेक्ट ठीक है, उसके बाद डू डज ठीक है, उसके बाद नॉट ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जबकि एस लगा हुआ है। एस वाली फॉर्म 5वीं होती है, तो मतलब ईट्स में गड़बड़ है, यहाँ पर खाली ईट आपका आएगा तब ये आपका सही रहेगा। ठीक है, सी सब्जेक्ट है, डजंट हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लगाया हुआ है, वॉचड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है या फिर थर्ड फॉर्म होगी, तो आनी कौन सी चाहिए? पहली, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा? वॉच आएगा। ठीक है, तब आपका ये जो सेंटेंस है सही रहेगा, वॉच में यहाँ पर गड़बड़ है। डू यू हैड यूर डिनर फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये हैड आया है जबकि आना चाहिए क्या? डू के साथ पहली फॉर्म, ये कौन सी है? या तो सेकंड है या थर्ड है, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए आपका हैव, तब आपका सेंटेंस सही बनेगा। डज ही वॉक्स स्लोली, तो देखो एस लगा हुआ है, गलत है, असलियत में आना क्या चाहिए? वॉक आना चाहिए। बस ऐसी ही गलती आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आपको दी जाएंगी। अगर आपने इन पे कमांड कर दी, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, 3 ही तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं चुना है ना, इनको आपने समझ लिया तो फिर आपसे कोई गलती होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो ऐप है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से ऐप है, ये इसका लोगो है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखो हमारी जो बाकी की वीडियोज हैं वो आपको हमारे चैनल पर जाना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर, प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको कोर्स फॉर एसएससी या इंग्लिश फॉर एसएससी करके आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसकी पीछे की वीडियोस और इसके बाद की जितनी भी वीडियोस हैं आपको वहीं पर मिलेंगी। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।